क्या था क्वेश्चन? लास्ट 2 क्वेश्चन था ना। पहला क्वेश्चन बोलिए। y इज इक्वल टू -5/2 और कुछ था इसके साथ? ठीक है, तो एक y बराबर एक्स टू पावर -5/2 हमें पता करना है इंटीग्रेशन i बराबर y dx। ठीक है, और ये यहां पर लिमिटिंग वैल्यू है नहीं इसलिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। अब देखिए ध्यान से, i इज इक्वल टू y का वैल्यू पुट करेंगे x टू द पावर -5/2 और dx, ऑपरेटर कौन है? dx, और यहां भी x का ही टर्म आ गया, तो यहां पर भी x का ही टर्म है और यहां ऑपरेटर कौन है? dx। तो अब हमको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हमारा यहां नहीं हो सकता था क्योंकि यहां पर y था और ऑपरेटर x था। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते थे, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx में जो y बराबर मान लीजिए x पे पावर 5 होता था तो हम क्या लिखते थे? d अपॉन dx x टू द पावर 5। अब हम डिफरेंशिएट कर सकते थे, यहां नहीं कर सकते क्योंकि y है। y को x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे जब तक, कब तक नहीं करेंगे? जब तक y का x के वैल्यू में टर्म ना आ जाए, x के टर्म में वैल्यू ना आ जाए। तो कुछ रिलेशन आया, उसी तरह यहां पर भी है, तो यहां पर भी हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि y का x के साथ जो रिलेशन है वो ना रखें, अदरवाइज ये कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा। तो कांस्टेंट ट्रीट होगा तो वो बाहर हो जाएगा। तो यहां पर अभी हम लोग के पास जो पावर है x पे पावर -5/2 है, इंटीग्रेशन में क्या होता है? n+1/n+1, तो x टू द पावर -5/2 +1 डिवीजन में -5/2 +1 प्लस c, तो इक्वल टू यहां पर क्या होगा? ये कितना होगा? 2/5 मतलब 5/2 मतलब 2.5 वैल्यू होगा, उसमें से -1 करेंगे, क्योंकि ये -2 है, -2.5 +1 तो कितना होगा? 1.5 माइनस में, तो यहां लिख सकते हैं ना x टू द पावर -3/2, और डिवीजन में भी इतना ही आ जाएगा -3/2 प्लस c, और यहां का फाइनल वैल्यू ये ऊपर जाएगा तो -2/3 x टू द पावर -3/2, ऐसा लिख सकते हैं। इसी को एक और तरीके से थोड़ा आगे बढ़ा कर लिखें तो i इज इक्वल टू -3/2, और यहां पर देखिए, यहां लिख सकते हैं 1/x √x, ऐसा लिख सकते हैं क्या? प्लस c आया है सबका? ठीक है, कोई इशू नहीं, यहां तक भी छोड़ दिए तो ठीक है, लेकिन यदि ऑप्शन में आपको ये दिया है तब लाना पड़ेगा, तब आप यहां नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि पता ही नहीं होगा कि कौन आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? y इज इक्वल टू 1/3। ठीक, तो यहां पर n का वैल्यू कितना है? n बराबर -1/3 हो गया। हमें क्या चाहिए? इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y का वैल्यू कितना है? x टू द पावर 1/3 और dx, तो यहां i इज इक्वल टू, अब यहां ऐड करना है, तो x पर पावर -1/3 +1 डिवीजन में -1/3 +1, ठीक है, प्लस c रहेगा। तो अब हमारे पास फाइनल वैल्यू कितना आ गया? i इज इक्वल टू, यहां पर इसको 3 रखेंगे तो 3 - 1 तो कितना हो गया? -2/3 होगा, डिवीजन में फिर वही हो जाएगा -2/3, तो ये i इज इक्वल टू 3/2 माइनस में x टू द पावर, या फिर ऐसे कर दे 1/x टू द पावर 2/3, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस c। कहां पर? अच्छा यहां पर, अच्छा 3 - 1, हाँ 2 होगा, प्लस होगा, तो ये एज इट इज रह जाएगा, तो ये आ जाएगा x टू द पावर 2/3, ये आंसर होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाया उतार सॉल्व कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
फर्स्ट करते हैं, बनाए हैं लोगों ने, आप लोग बनाए? चलिए देख लीजिए, चेक कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना है, 3 रूट एक्स डी एक्स। ऑब्वियसली 3 है कांस्टेंट, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से। तो ऐसा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे तो 3 इंटीग्रेशन रूट एक्स डीएक्स रखेंगे। अब हमको इसका ऑपरेशन करना है डीएक्स के रिस्पेक्ट में, अब हम कर सकते हैं इसको। तो I इज इक्वल टू 3 और रूट एक्स पे पावर क्या ले सकते हैं, 1/2 dx। अब इसमें हमको ऐड करना है 1, तो 3x टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c होगा। तो यहां 3 और यहां पर x टू द पावर कितना आ जाएगा, 3/2। डिवीजन में यहां भी 3/2 होगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 3 इंटू 2 बाई 3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। ये कैंसिल हुआ, बचा कितना, 2x टू द पावर 3/2 प्लस c। ये आएगा वैल्यू, ठीक है। आइए सेकंड में आते हैं हम लोग। सेकंड नंबर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√x dx। अब इसको ऊपर लेंगे तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू द पावर -1/2 dx होगा। तो यहां n का वैल्यू कितना है, -1/2। इसमें ऐड करेंगे 1 तो हाफ, माइनस हाफ में 1 ऐड होगा तो प्लस हाफ होगा। तो यहां I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करने के बाद x टू द पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, x टू द पावर 1/2 डिवीजन में ये भी कितना होगा, 1/2 होगा प्लस c। तो I इज इक्वल टू 2 रूट x प्लस c। एक ये स्टैंडर्ड ये रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखना है। 1/√x का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 रूट x होता है। ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा, यूज कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड में तो I इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखें तो x टू द पावर -1/3 dx। तो यहां पर -1/3, तो यहां लिखेंगे x पे पावर -1/3 प्लस 1 बाई -1/3 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू, अब यहां क्या होगा, 3 प्लस 3 माइनस 1, फिर से वही बात, कितना आ जाएगा ये, -2/3, 2/3 यही होगा ना। अच्छा हाँ सॉरी, बार बार वही गलती हो रही है, +2/3 डिवीजन में भी +2/3 होगा। तो फाइनली 3x टू द पावर 2/3 बाई 2, यही I का वैल्यू होगा, प्लस c। राइट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट रूल में चल रहे हैं हम लोग, अभी है 20 तारीख को, ठीक है। चलिए इफ y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए यहां पर, y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b, ऐसा आपने पहले भी दिखा था डिफरेंशिएशन में ही, उसी से रिलेटेड है, जस्ट उसका उल्टा है और कुछ नहीं। ये भी बहुत सिंपल है। तो y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b, तो यहां पर ये लिख सकते हैं वेयर a कॉमा b आर कांस्टेंट। क्या है, तो कांस्टेंट वैल्यू है जो चेंज करेगा नहीं, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं, हमें पता करना है इंटीग्रेशन किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, dx में, जहां y क्या है, साइन ax प्लस b। आप इसको देख के कह सकते हैं ना कि y इज फंक्शन ऑफ x, कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर x का वैल्यू चेंज करेगा तो हमारा साइन चेंज करेगा, उसके अकॉर्डिंग y चेंज करेगा, ठीक है। तो यहां पर y dx, तो I इज इक्वल टू, यहां y का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग साइन ax प्लस b और ऑपरेट करना है dx को, तो वही चीज हो गया। ये पूरा का पूरा x के टर्म में है और ऑपरेटर भी हमारा x है, तो अब ऑपरेशन हो सकता है। तो अब ऑपरेट करके जो वैल्यू आएगा साइन का माइनस कॉस ax प्लस b हो जाएगा। और ये जो टर्म है, ये टर्म को हम अलग से डिफरेंशिएट करते थे, तो इसमें क्या करेंगे, डिवीजन में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिवीजन में डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे, d अपॉन dx
करेंगे क्या, ए एक्स प्लस बी, वही चीज यहां पर रहेगा। ऐसा करके आपको दिखेगा नहीं, आपको खुद करके निकालना होगा। और यहां चूंकि इनडिफिनिट है इसलिए प्लस सी हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू, इसका तो सीधा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया, और इसका जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ए इंटू 1 प्लस 0 प्लस सी, तो फाइनली आई इज इक्वल टू माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी डिवीजन में ए प्लस सी। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा किसका, इस वाले का। इस तरह से जैसे इसका एग्जाम्पल देखें, देखिए एग्जाम्पल में हम मान लीजिए एफ वाई इज इक्वल टू साइन 5x माइनस 1 ऐसा दे देगा। आपको पता करना है क्या, इंटीग्रेशन आई वाई डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू वाई का वैल्यू कितना है, साइन 5x माइनस 1 डी एक्स। तो यहां आई इज इक्वल टू डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉस 5x माइनस 1 डिवीजन में 5 प्लस सी। ठीक। और यदि सिंपल दिया रहे, मान लीजिए आपको सीधे सीधे कह रहा है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, सिंपल। तो यहां पर ए कितना है, यहां पर a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू 0, सिंपल। यदि 2x रहता तो a 2 होता, b 0 होता। तो यहां पर इसका सिंपल इंटीग्रेशन i बराबर माइनस कॉस x हो गया प्लस c, और कुछ नहीं, क्योंकि a कितना है 1, तो डिवीजन में 1 भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया sin x के लिए। अब हम लोग रूल 3 की बात करते हैं, रूल 3, जिसमें इफ y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी रहेगा, तो यहां साइन था, यहां पर कॉस हो गया। यहां भी हम लिखेंगे वेयर a कॉमा बी आर कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का हम लोग वो टर्म बाहर करेंगे, सेम वही चीज। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx निकालना है हमको। तो i इज इक्वल टू y है कितना, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो यहां पर कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, साइन ए एक्स प्लस बी, और यहां डिवीजन में फिर वही काम ए एक्स प्लस बी का प्लस सी। तो फाइनल रिजल्ट यहां भी वही आएगा, बस अंतर होगा किसमें, आई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी और यहां डिवीजन ए प्लस सी। ये आपका फाइनल रिजल्ट। तो ये रूल 3 के थ्रू हो गया, जिसमें हमने y बराबर कितना माना है, cos ax प्लस बी। रूल 2 में हमने y बराबर क्या मान लिया, इसको लिखिए फिर इस पे एग्जांपल करते हैं हम लोग। ध्वनि समझ में आ रहा है, डाउट हो तो पूछ लीजिए। कहां पर बोलो, ये जैसे y बराबर क्या है, साइन एक्स प्लस बी है। ठीक है, तो हमको इंटीग्रेशन y dx करना है, तो y का वैल्यू हमको पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि y इज फंक्शन ऑफ x, तो हमको यहां जो भी रखना है वो x का टर्म में रखना है। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर x के टर्म में है। यदि यहाँ टाइम के टर्म में होता तो हमको यहां से कहीं से भी घुमाकर x के t के टर्म में लाना होता। यहाँ dt होता तो y को t के टर्म में लाना होता, उसको लाते। तो अभी क्या आ गया हमारे पास, साइन एक्स प्लस बी, इसको इंटीग्रेट करना है। तो लॉ क्या कहता है, इसका नियम क्या कहता है, कि रूल क्या कहता है कि साइन एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस कॉस एक्स प्लस बी होगा। अब ये क्यों होगा, ये मैथमेटिक्स में आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैथ वाले सर बताएंगे आपको डिटेल में अच्छे से। माइनस कॉस एक्स प्लस बी हो गया। अब उसमें से जो पार्ट ये बचा, जो ब्रैकेट वाला पार्ट बचा उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो उसको नीचे डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो यहाँ ए एक्स प्लस बी, बी तो कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, लेकिन a के साथ x है तो a इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहां पर a इंटू 1 हो गया प्लस 0। डिफरेंशिएशन पार्ट क्लियर है,
एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट, इफ y इज इक्वल टू cos 5x माइनस 2, तो यहां पर आप देख सकते हैं हमें क्या पता करना है, इंटीग्रेशन y dx, तो I इज इक्वल टू cos 5x माइनस 2 dx, तो फाइनली I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस, प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं होगा, प्लस साइन 5x माइनस 2 डिवीजन में ये कितना आएगा, 5 आएगा, प्लस c, डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग इसको। मान लीजिए y इज इक्वल टू कॉस 2/3x, ठीक है, और माइनस 5 दिया हुआ है, 5 कांस्टेंट है, अब मान के चल सकते हैं वेयर 5 कांस्टेंट है। ये आपको हेल्प कब करेगा, ये ऐसा टर्म आपको मिलेगा जब एसएचएम पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें आपको साइन का भी इस तरह का कुछ टर्म मिलेगा और कॉस में भी ये सब टर्म मिलेगा, फाई का भी वैल्यू उसमें मिलेगा, उसका मीनिंग क्या होगा उसमें हम लोग समझेंगे, तो ये उसका डिफरेंशिएशन वगैरह हम लोग को करना होगा, ताकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा, तो वहां पर y जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो ये टर्म यूज होगा वहां पर। तो यहां पर y इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, अब आपसे पूछ रहा है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y की जगह पर cos कितना है 2/3 x माइनस 5 कांस्टेंट है और 2/3 तो कांस्टेंट है ही, dx, तो यहां आ जाएगा साइन 2/3 x माइनस 5 डिवीजन में 2/3 होगा प्लस c, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, I इज इक्वल टू 3 साइन 2/3 x माइनस 5 डिवीजन में 2 प्लस c। चले, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू 1/x, हमें मालूम करना है y dx, तो बेसिकली I बराबर इंटीग्रेशन 1/x dx होगा। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या होगा, x पे पावर -1, ठीक, और यदि x पे पावर -1 हुआ और इसमें +1 बाई -1 + 1 करेंगे तो क्या सिचुएशन आएगा, समझिए 2 मिनट के लिए। यहां x पे पावर 0 तो होगा, समथिंग पावर 0 तो 1 हो गया, ठीक है, लेकिन यहां 0 हो जाएगा तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ln यूज करते हैं, मतलब याद कीजिए कि ln का डिफरेंशिएशन, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यदि आपके पास ऐसा सिचुएशन हो कि y सपोज ln x है, तो dy/dx क्या होगा, क्या होगा, याद है, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहां 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, आपको जो फिजिक्स में याद रखना है, समझना है कि 1/x का टर्म रहा, या मान लीजिए 1/x, मतलब ऑपरेटर कौन है यहाँ, x ही तो है, तो मान लीजिए 1/t और यहाँ dt रहा, मान लीजिए 1/v यहाँ dv रहा, 1/a यहाँ da रहा, मतलब यदि 1/a एक्सेलरेशन है तो यहाँ da होना चाहिए, यदि 1/v है तो यहाँ dv होना चाहिए, तो जो उसके टर्म में रहा तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा ln के टर्म में आएगा, समझ गए। और इसी में एक रूल है, और ये बेसिकली एक रूल ही है, रूल नंबर 4 कर लीजिए इसको, और रूल 5 में आइए, रूल 5 में क्या कहता है कि इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर mx, याद कीजिए था ये क्या हुआ, y बराबर e टू द पावर mx, ऐसा था डिफरेंशिएशन के लिए। अब हमको क्या करना है, यहां इंटीग्रेट करना है, I बराबर y dx,
तो I इज इक्वल टू y का वैल्यू e टू द पावर mx dx। अब यहां पर इंटीग्रेट करना है, तो एज इट इज y बराबर, याद कीजिए, e टू द पावर I बराबर mx ही रहेगा, और डिवीजन में d अपॉन dx किसका, mx का, जैसे वहां पर करते थे, नॉमिनेटर में करते थे। तो यहां I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e टू द पावर mx डिवीजन में m प्लस c। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। और यहां लिख देते हैं वेयर m इज ए कांस्टेंट। m क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए इफ y इज इक्वल टू ax प्लस बी टू द पावर n है, और आपको पता करना है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx। तो y का वैल्यू पुट करेंगे ax प्लस बी का पावर n dx, यदि इसको हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, समझिए। तो इस पूरे के पूरे टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x, कैपिटल X मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, इस पूरे पूरे टर्म को, क्योंकि x है इसमें। तो इस पूरे के पूरे टर्म का यदि इंटीग्रेट करेंगे, इसको कैपिटल X मानते हुए, ऐसे समझिए, इसको थोड़ा देर के लिए कैपिटल X मान लेते हैं। तो इंटीग्रेशन में कैपिटल X टू द पावर n है dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n होगा प्लस c, और डिवीजन में d अपॉन dx किसका, समझ पा रहे हैं। वैसे कैपिटल X है, इसका मतलब ये नहीं कि ये x के टर्म में नहीं है, x के टर्म में ही ये वैल्यू है, तो तभी तो इंटीग्रेट करके x टू द पावर n किए, और उसके बाद x पे जो x है उसको डिफरेंशिएट भी तो करेंगे। यही चीज तो हम लोग साइन कॉस में भी कर रहे थे, सेम चीज। तो यहां पर थोड़ा देर के लिए ये समझिए, तो यहां पर वैल्यू कितना आ गया, ax प्लस बी पे पावर n डिवीजन में, और यहां पर एक चीज और भी तो रहेगा, n प्लस 1। क्लियर हुआ, इसका ऑपरेशन किए, इसको कैपिटल X मान करके, तो n प्लस 1 कर दिए बाई n प्लस 1, उसके बाद इस पोर्शन को डिफरेंशिएट कर दिए, तो यहां पर n प्लस 1 आ गया, डिवीजन में n प्लस 1 आ गया, और ये वाला टर्म को डिफरेंशिएट करने पर क्या आ जाएगा, a इंटू 1 प्लस 0। तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, I इज इक्वल टू ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 डिवीजन में a इंटू n प्लस 1 होगा। ये फाइनल रिजल्ट होगा। कैसे आया, समझ में आया। इसका ऑपरेशन किए, ऑपरेट किए, तो यहां पर x टू द पावर n है, इंटीग्रेशन करेंगे तो x पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होगा। अब फिर इस पोर्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो a सिर्फ बचेगा, उसको वहां लिख दिए, ठीक है। कंप्लीट कीजिए, राइट डाउन कीजिए इंटीग्रेशन में। डेफिनेट इंटीग्रेशन फिक्स होगा, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसको हम करके दिखाएंगे अभी। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में सिचुएशन क्या है, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n है, ध्यान दीजिए यहां पर, एंड function is vary for a to b, मतलब a से b के लिए हमको लेना है, मतलब वैरी कर रहा है a से b के लिए। तो यहां पर यदि इंटीग्रेशन I बराबर लेना है, तो इंटीग्रेशन y dx, ठीक है। अब यहां पर लोअर लिमिट कहलाएगा, ये a जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे लोअर लिमिट,
इसको बोलेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब जहां से स्टार्ट होगा फंक्शन, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेके समझिए, जैसे मान लीजिए कि ऐसा कुछ है कर्व, इसके अंदर का एरिया निकालना है हमको, तो एरिया निकालना है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। एक छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप लिए, तो इस स्ट्रिप का थिकनेस कितना होगा, dx, और यहां पर ये क्या होगा, y, तो इसका एरिया क्या होगा, dA। स्मॉल एलिमेंटल एरिया को dA से रिप्रेजेंट करते हैं, तो dA बराबर क्या हो जाएगा, y इंटू dx। अब हमको पूरा पूरा एरिया लेना है, इस पॉइंट को P कह रहे हैं, ये हो गया x2, और इस पॉइंट को हम O कह रहे हैं, और ये हो गया x1। तो पूरा का पूरा एरिया हमको लेना है, तो ये जीरो, ये एरिया जीरो कब होगा, जब यहां लोअर लिमिट जीरो, ये x1 होगा, लोअर लिमिट x1 होगा, यानी कि ये जो वेरिएशन है ये जब x1 से स्टार्ट होगा उस समय एरिया क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। x1 से स्टार्ट हो रहा है, x1 कितना है, जो भी जीरो है, x1 को जीरो मानते हैं क्योंकि इनिशियल पॉइंट पर है, ओरिजिन पर है। तो यहां पर x1 उस समय लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट पर जो हमको एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा, और जब हम x2 जाएंगे तो जो टोटल एरिया मिलेगा उसको हम a कहेंगे। बात को समझ में आ रहा है, आ? नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। जो शुरुआत से मेरी कथाओं को सुने होंगे उनको आ रहा होगा, जो कथाएं मेरी नहीं सुने होंगे, बीच बीच में सुन रहे होंगे। सत्यनारायण भगवान की कथाएं सुने हैं आप लोग, नहीं? आ? बस ये वेट करते हैं कि कब खत्म हो जाए। आइए, तो सुनिए आप ध्यान से, यहाँ खत्म होने से नहीं होगा ना, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि सत्यनारायण भगवान कथा आपके एग्जाम में नहीं आता है, ये आएगा। प्रसादी मिल भी जाए लेकिन एक कथा तो समझना जरूरी है। आज प्रसाद मिला ना, चलिए आइए, आइए सुनिए। देखिए यहाँ पर छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप हम लोगों ने पहले भी लिया था ना, इंटीग्रेशन के टर्म में लिया था। तो ये छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप लिया था, उसका थिकनेस कितना आया था, dx आया था, हम लोग करके देखे थे उसको। और उसका ये y पॉइंट रखे, चूंकि y एक्सिस पर है तो ये पॉइंट y हो गया उसका, और थिकनेस चूंकि x एक्सिस पे होगा तो यहाँ पर x एक्सिस लिए तो ds लेंगे, यदि टाइम एक्सिस होगा तो dt होगा। यदि वेलोसिटी एक्सिस, मान लीजिए कि सपोज करें x एक्सिस पे वेलोसिटी एक्सिस आ गया, तो ये dv हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये स्ट्रिप का एरिया, स्ट्रिप रेक्टेंगल स्ट्रिप है ना, रेक्टेंगल स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ हो गया y और विड्थ हो गया dx, तो ये रेक्टेंगल स्ट्रिप्स का एरिया हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब इसी स्ट्रिप को ना यहां से यहां तक ले जाना है। वो छोटा सा, आप लोग बच्चा में वो नहीं होता है, छोटा सा एक छोटा सा बॉल होता था जो कि एक तार में लगा रहता था, उसको इधर घसकाते थे, इसको ऐसे घसकाते थे, ऐसे घसकाते थे ना, और उसको पूरा फिल कर देते, ऐसे करते थे, इसको पूरा लगा दिए, पूरा फिल हो गया, फिर इधर घसका दिए तो इधर पूरा फिल हो गया, ऐसा वाला। तो आप इस स्ट्रिप को लेकर के यहां ऐसे ले जाइए, मेरा दोनों उंगली को देखिएगा, और लेकर के फिर ऐसे आ जाइए, ऐसे करना है। कहां से कहां ले जाना है, O से P तक ले जाना है। तो O गया तो 0 हो गया, ऐसे लेके आए तो ये सबसे लंबा हो गया, तो यहां पर स्ट्रिप का लेंथ सबसे लंबा होगा, धीरे धीरे स्ट्रिप का लेंथ घटेगा, 0 हो जाएगा। समझ गए? यहां y 0 हो गया, तो इस टर्म में यदि y को 0 कर दीजिएगा तो पूरा टर्म 0 हो गया ना। और यदि यहां पे आएंगे तो स्ट्रिप का जो हाइट होगा ये y ज्यादा होगा उसका, और वहां पर हम dx इंटू वाई करेंगे तो वो हमको सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा उसका। तो लोअर लिमिट कहां तक, x1 से कहां तक गया, x2 तक, यही हमारा x2 पोजीशन हुआ। चूंकि y फंक्शन ऑफ x है, बात को ध्यान समझिए, y फंक्शन ऑफ x है, इसलिए एक को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो भी कंट्रोल हो जा रहा है। यदि y x का फंक्शन नहीं होता, मतलब इसको ऐसा समझिए कि y का x से कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे एक y ने कहा कि हमको कुछ पैसा उधार चाहिए तुमसे, और उसके अकॉर्डिंग तुम जो हमको कहोगे हम तुम्हारा काम कर देंगे। पहले नहीं होता था, पहले के जमाने में क्या होता था कि आप लोन पे बेचारे, खेती करने वाले लोन पे, हाँ जो भी है, तो उसमें लोन पे पैसा लिए और उसके बदले बोला कि हम आपका काम करेंगे, होता था। तो मान लीजिए कि y ने लोन उठाया x से,
ठीक है, और उसका काम कर रहा है। इसका मतलब है कि अब वो बाउंडेड हो गया कि जो एक्स कहेगा वो वाई करेगा, तो इसलिए एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई डिपेंडेंट है। तो एक्स के चेंज होने से वाई को चेंज होना पड़ेगा, ये उसके साथ बाउंडेशन आ गया उसका कि एक्स चेंज करेगा तो वाई चेंज करेगा। तो आप देखिए, एक्स चेंज कर रहा है तो वाई चेंज कर रहा है। जब एक्स ओ पे आ गया तो वाई भी जीरो हो गया, और जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है। ये तो ग्राफ का रिलेशन इस तरह का आया है। कभी ग्राफ इस तरह से हो जाए, इस तरह का, तो इस तरह का हो जाए, इसमें भी क्या हो रहा है, एक्स के बढ़ने पर वाई बढ़ रहा है, लेकिन ग्राफ इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप घट रहा है, इसका स्लोप बढ़ रहा है ना। देखिए, इसका स्लोप घटते 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 जीरो तरफ बढ़ रहा है, और इसका जीरो से स्टार्ट हुआ है और मैक्सिमम होता जा रहा है। बस नेचर में अंतर है, लेकिन एक्स के चेंज बढ़ने पर यह भी वाई बढ़ रहा है, और यहां पर भी एक्स के बढ़ने पर वाई बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमको वो रिलेशन मिल गया, उस रिलेशन को ही यूज करेंगे हम लोग। तो यहां पर लोअर लिमिट हो गया, और बी को हम क्या मानेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट। तो अपर लिमिट की खासियत क्या है, ग्राफ का मैक्सिमम पोजीशन हो गया वो, और ग्राफ का ये मिनिमम पोजीशन हो गया। इसके बीच में जितना एरिया आया वो उसका टोटल इंटीग्रेशन बता देगा आई। ठीक है, तो यहां पर कोई भी रिलेशन होगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि आई बराबर, मान लेते हैं एक्स पे पावर एन है, तो यहां इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डीएक्स, यहां ए से शुरू होगा और वो बी तक जाएगा। तो आई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, यही इंटीग्रेशन होगा उसका। और यहां ए लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, इस तरह से हम रिलेट करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, अब यहां प्लस सी देने की जरूरत तो है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो बी टू द पावर एन प्लस वन, अपर लिमिट पुट कर दिया एक्स की जगह पर। ध्यान रखना है कि कांस्टेंट में चेंज नहीं आएगा, आपको जो अपर लिमिट पुट करना है किसमें करना पड़ेगा, वेरिएबल में करना पड़ेगा, यहां एक्स में करना पड़ेगा। तो यहां पर आ गया, और यहां डिवीजन में कितना है, ये तो बाहर ही हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, देखिए 1 n प्लस वन तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन n प्लस वन को बाहर कर दीजिए सीधे, उसको कोई मतलब नहीं है। अब हम पुट कर रहे हैं अपर लिमिट, तो यहां लिखेंगे b टू द पावर n प्लस वन, फिर माइनस करेंगे और फिर पुट करेंगे लोअर लिमिट इसमें, तो a टू द पावर n प्लस वन। समझ में आया कुछ? देखिए सिंपल, एक क्वेश्चन सिंपल है। चलिए यार ध्यान दो, अब देखिए आप फोकस कीजिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अब हम सीधे सीधे इंटीग्रेशन i बराबर लिखते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू इसका ले लीजिए आप 1 से लेकर 2 तक के लिए। ठीक है, ये लिमिटिंग वैल्यू इसका ले लिए 1 से 2। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, देखिए ध्यान से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम ले रहे हैं, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पर x के वैल्यू के जीरो होने पर y क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। और यदि हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y क्या होगा, 1 होगा। और यदि x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y 4 होगा। ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा, यहां 1 और ये 1 कॉमा 0 होगा, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा 1 कॉमा 1, और यहां पर 2 रखेंगे तो ये 4 चला जाएगा। ये हो गया कितना 2 कॉमा 0, और ये हो गया 4 कॉमा 4, सॉरी 2 कॉमा 4 होगा ऐसा। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है कि 1 से लेकर 2 तक के बीच में हमको इंटीग्रेशन यूज करना है। तो यहां देखिए, ये हम लोग यूज कर रहे हैं एक एलिमेंटल स्ट्रिप। ये एलिमेंटल स्ट्रिप का थिकनेस कितना होगा, ये dx होगा, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो dx होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग ये y होगा। तो यहां पर ये क्या आ गया, y इंटू डी एक्स, ये एरिया आ गया, और ये एरिया को हम dA बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्मॉल एलिमेंटल एरिया। ठीक है, तो dA, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो जब x 0 था, यानी कि x1 हमारा यहां क्या है 1, तो यहां पर एरिया मान लीजिए A1 है,
और जब x1 हमारा x2 हो गया, x2 कितना है 2, तो एरिया A2 है। समझ गए? अब देखिए कैसे आएगा। I बराबर, ये तो एरिया यहां लिए हैं, I बराबर यहां पर x स्क्वायर, x की पावर कितना है 2, तो यहां पर 2 + 1 बाई 2 + 1 और लिमिटिंग वैल्यू 1 से लेकर 2, तो I इज इक्वल टू 1/3 को बाहर कर दीजिए, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 पे पावर 3 माइनस कितना आ जाएगा 1 पे पावर 3, तो यहां आ गया 1/3, तो ये 8 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 7/3 I बराबर, और इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा ए, दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1। यही निकल के आपका आएगा। समझ पाए इस बात को? और ये जो एरिया होगा, ये शेडेड एरिया जो होगा, ये शेडेड एरिया यहां तक का जो एरिया होगा, ये एरिया को हम लोग A1 बोलेंगे और टोटल एरिया को हम A2 बोलेंगे। अब ये जो एरिया हो गया शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया कहलाएगा A2 माइनस। समझ गए? क्यों? क्योंकि A1 कब मिलेगा? जब x का वैल्यू 1 होगा। जैसे जैसे बढ़ेंगे 0 से 1 की तरफ, तो हमको x का वैल्यू जब 1 होगा तो ये एरिया कवर होगा A1, और जब x का वैल्यू 2 हो जाएगा तो ये पूरा टोटल एरिया कवर होगा, जिसको A2 बोलेंगे। लेकिन हमको कहां से कहां चाहिए? हमको ये एरिया चाहिए जो कि कहां से शुरू होगा 1 से लेकर 2 तक, तो हमको क्या करना पड़ेगा A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, और वही ये रिलेशन आया है। समझ पाए? कुछ समझ में आया? ये मैथमेटिकल अप्रोच है। और हमसे ये पूछ देगा, सिचुएशन कुछ इस तरह का रहेगा, हमसे पूछ देगा ग्राफ, ये t है और ये v है, ग्राफ कुछ इस तरह से है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर का ग्राफ पूछ देगा हमसे। अब यहां पर t बराबर 1 सेकेंड में पूछेगा, और फिर यहां पूछेगा t बराबर 2 सेकेंड पर। ठीक, हम क्या करेंगे? एलिमेंटल स्ट्रिप लेंगे। चलिए बताइए, एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? इसको डीए बोलेंगे। क्या एरिया होगा इसका? v इंटू डी टी, वी इंटू डी टी होगा ना। अच्छा, v इंटू डी टी, अब यहां इंटीग्रेट करें तो यहां ऑपरेटर कौन है? t। लोअर लिमिट कितना है उसका? 1, अपर लिमिट, तो यहां पर t बराबर 1 से t बराबर 2 पर, तो जब हमारा t बराबर 1 था तो एरिया A1 था, और जब हमारा t T2 हो गया तो A2 हो गया एरिया, है ना। तो यहां पर जो इंटीग्रेट करके हमारा वैल्यू आएगा वो टोटल एरिया A2 माइनस A1 होगा, तो ये एरिया निकलेगा। यही एरिया हमको चाहिए, ये एरिया हमको चाहिए ना। तो यहां तक तो एरिया ये A1 है, ये पूरा का पूरा एरिया A2 है, तो ये जो एरिया निकलेगा ये A2 माइनस A1 निकलेगा। अच्छा, तो यहां पर जो ये है हमारे पास v बराबर क्या है? dx अपॉन dt, तो dx बराबर क्या आता है? v इंटू डी टी। इसका मतलब है कि एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, एरिया अंडर द वीटी कर्व क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। इसी को तो हम बोल रहे हैं चेंज इन पोजीशन, बोल रहे हैं। तो चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमको अब इतना से एरिया जो होगा, ये टोटल एरिया A2 है, तो ज्यादा बड़ा डिस्प्लेसमेंट, उसमें से A1 कर दिए तो कुछ डिस्प्लेसमेंट कम कर दिए, तो जो बचा ये नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ, चेंज इन पोजीशन। ये फाइनल पोजीशन में इनिशियल पोजीशन से आएगा, और यही हमारा क्या बन गया? ये आ जाएगा डेल्टा एक्स। इसी को बोलेंगे हम चेंज इन पोजीशन। समझ में कुछ आया हो तो बोलिए। समझ में आया? ये मैथमेटिक्स है, और इसी को हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे, जहां y की जगह क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, और x की जगह आ जाएगा टाइम।
तो ये जो शेडेड एरिया है ये बेसिकली चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है, ये छोटा सा जो गैप है, ये छोटा सा स्ट्रिप क्या दे रहा है, छोटा सा स्ट्रिप दे रहा है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन पोजीशन, या फिर कह लीजिए जो छोटा सा एरिया बता रहा है, मतलब ऑलमोस्ट वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, वो छोटे से टाइम, ये टाइम इंटरवल में हुआ है और वो छोटा सा चेंज इन पोजीशन के कारण मिला है। ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल चेंज इन पोजीशन, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। लेकिन जब इतना ले रहे हैं तो हमको एक सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, जो कि एक सिग्निफिकेंट चेंज इन पोजीशन से निकल के आ रहा है। वो समझ पाए इस बात को? और v तो फंक्शन है ही t का, तो v तो टाइम के साथ चेंज करेगा ही करेगा। समझ पाए? उतारिए। देखिए यहां पर इफ y इज इक्वल टू साइन x, साइन x का ग्राफ कैसा होता है? देखिए ध्यान से कहां चेंज करेगा, x बराबर 0 से x बराबर π/2 तक, या फिर कह लीजिए पाई तक ले लीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो ड्रॉ किया है, ये y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ है। आप पुट कीजिए x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा x एक्सिस में, तो आप यहां होंगे। ठीक है, तो एट, ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू साइन 0, तो y इज इक्वल टू क्या मिला, ये कोऑर्डिनेट निकल गया o पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है इसका, और यहां x बराबर π/2 है, फिर ये पॉइंट है, ये x बराबर पाई है, फिर ये सेंटर पॉइंट है, ये पॉइंट को x बराबर 3 π/2 कह रहे हैं, और फिर ये पॉइंट है, इसको x बराबर 2 पाई कह रहे हैं। इस पॉइंट को o नाम दिए हैं, इस पॉइंट को a नाम दीजिए, और इसको a' बोलिए, इस पॉइंट को b, इस पॉइंट को c, इस पॉइंट को c', और उस पॉइंट को d मान लीजिए। ठीक है, तो अब हमको ये समझना है कि यदि हम x का वैल्यू π/2 पुट किए तो y बराबर साइन π/2 कितना होगा, तो y इज इक्वल टू 1, यानी कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, π/2, 1 होगा। तो इस π/2 पर जो ग्राफ है वो सबसे पीक पोजीशन पे होगा, क्योंकि ये यहां पर जो y होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और उसके बाद आप आगे आइए तो x का वैल्यू पाई रखेंगे, तो साइन पाई का वैल्यू कितना होगा, 0, तो फिर ग्राफ देखिए एग्जैक्टली उसी पर आ गया, आया ना। तो यहां पर आप क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू साइन पाई, और वो फाइनली कितना होगा, 0 होगा। अब यहां पे आ जाइए, तो यहां y बराबर साइन कितना, 3 π/2, तो बराबर कितना होगा, साइन 3 π/2 का वैल्यू π/2 से रिलेट होगा, तो 1 तो होना ही चाहिए। अब चूंकि 3 π/2 है तो वो किस पे आ जाएगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में होगा, तो वहां पर साइन का वैल्यू नेगेटिव होगा, इसलिए -1 होगा। इसलिए ये टर्म देखिए, तो यहां से ये जो टर्म आया ये कहां आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1 पे आएगा, और फिर यहां 2 पाई, तो यहां y इज इक्वल टू साइन 2 पाई बराबर, कर्व कंप्लीट हो गया। इसको बोलेंगे एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर से अपने उसी पाथ को रिपीट करेगा वो। ठीक है, तो यहां पर यदि हम इसको इंटीग्रेट करें ऐसे, y इज इक्वल टू साइन x लिए हुए थे, अब यदि हमको पता करना है i बराबर इंटीग्रेशन साइन x dx, कहां से कहां, x बराबर 1 से x बराबर 2, तो i इज इक्वल टू साइन कॉस, क्या होगा, माइनस कॉस x, लिमिटिंग वैल्यू 1 से 2, माइनस बाहर कर सकते हैं, तो cos x
1 से 2, तो फाइनल वैल्यू कितना है माइनस कॉस 1 से 2 रखे है ना, क्या 1 to 2 रखे, क्या वैल्यू रखे थे यहां पर 0 से पाई ना, 1 से 2 नहीं रखेंगे, 0 से पाई ना, ठीक है। तो कॉस यहां पर अपर लिमिट हो जाएगा पाई माइनस कॉस 0, तो यहां माइनस कॉस पाई का वैल्यू ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए कॉस पाई का वैल्यू -1 और कॉस 0 का वैल्यू 1 और आगे माइनस लगा हुआ है और ये माइनस पहले से है, तो ये -2 इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 बराबर हो गया 2। यानी कि यदि हम sin x को इंटीग्रेट करते हैं और अपर लिमिट यहां 0 से लोअर लिमिट 0 से π/2 लेते हैं, तो इंटीग्रेशन करके कितना आएगा टोटल एरिया 0 से पाई का, ठीक है, 0 से पाई का ले रहे हैं हम लोग, तो 0 से पाई के लिए हम लोग ले रहे हैं। अब इसी में हम कॉस का देखते हैं, ये साइन का ग्राफ हो गया, कॉस का देखिए कैसे आएगा। ये जो आया है y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है, क्यों, क्योंकि x के 0 होने पर y कॉस कितना हो जाएगा, x से 0 पर y 1 होता है ना, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 कितना होगा 1, इसीलिए वो पिक पे होगा। और जब हम x का वैल्यू π/2 पुट करेंगे तो cos π/2 कितना देगा, तो इसलिए वो वहां पे आ गया। और जब हम x का वैल्यू फिर से पाई पुट करेंगे तो -1 देगा, तो माइनस पे आ गया और फिर वो 3π/2 पर 0 हो जाएगा और फिर आगे जाकर प्लस हो जाएगा। ये उसका ग्राफ हो गया। अब इसमें हमसे पूछ रहा है 0 से कितने तक, 0 से पाई तक, तो 0 से पाई का वैल्यू देखिए, 0 से पाई का वैल्यू, तो ये सेक्शन प्लस हो गया और इधर वाला सेक्शन भी प्लस हो गया। इसको थोड़ा और ठीक से बना दें, तो ये